हेलो एवरीवन, देखिए आज जो हमें टॉपिक करने हैं वो करने हैं ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन सीरीज, इन पैरेलल एंड मिक्स्ड ग्रुपिंग। अब आप कहोगे सर इन सीरीज और इन पैरेलल तो आपने लास्ट वाली वीडियो में भी बताया था, लेकिन देखो वहाँ पर हमने क्या किया था, 2 सेल्स थे या 3 सेल्स थे, ठीक है, उनको हमने सीरीज में रखा या पैरेलल में रखा और उनकी वैल्यूज भी अलग अलग थी, ठीक है। यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, n नंबर ऑफ सेल्स लेंगे, क्लियर, n नंबर ऑफ सेल्स लेंगे और उनको सीरीज में लगाएंगे, पैरेलल में लगाएंगे और फिर सीरीज पैरेलल दोनों में लगाएंगे, तो उसको हम बोलते हैं मिक्स्ड ग्रुपिंग, ठीक है। और यहाँ पर एक बात जो ध्यान में रखनी है कि सभी सेल्स का जो ईएमएफ होगा वो सेम रहेगा, ई, क्लियर है। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम ग्रुपिंग ऑफ सेल्स। देखो 3 टाइप की हो गई ग्रुपिंग, क्या है, इट कैन बी ग्रुप्ड इन 3 वेज, इन सीरीज, इन पैरेलल एंड इन मिक्स्ड ग्रुपिंग। मिक्स्ड ग्रुपिंग में सीरीज पैरेलल दोनों आ जाते हैं, ठीक है। देखो इन सीरीज की हम बात कर रहे हैं, क्या कह रहा है, लेट n नंबर ऑफ सेल्स हम कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो देखो जैसे हम यहाँ पर करें, यहाँ पर हम एक लाइन लगा देते हैं ताकि इधर भी हो जाए हमारा। देखो जैसे हमने कहा कि सेल्स हमने कनेक्ट किए, ये हमारे सेल हो गया, दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और ऐसे करते करते हमने कितने सेल्स कनेक्ट कर दिए, ये n नंबर ऑफ सेल्स कर दिए, ठीक है। और किससे कनेक्टेड है ये सीरीज में, रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से, क्लियर। इसका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस R है, इसका भी EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है, EMF E रेजिस्टेंस R, EMF E रेजिस्टेंस R। ऐसे करते करते कहाँ तक पहुँच गई, n नंबर ऑफ सेल्स तक पहुँच गए और सभी सीरीज में कनेक्टेड है और इस रेजिस्टेंस एक्सटर्नल वाले के साथ भी ये सीरीज में कनेक्टेड है। तो इसमें से जो करंट आएगा, देखो वो पॉजिटिव से ऐसे जाएगा, तो करंट की जो डायरेक्शन रहेगी वो ये रहेगी यहाँ पर, क्लियर है, इतनी बात बताओ, कोई दिक्कत इसमें, ठीक है। तो यही सब लिखा भी हुआ है यहाँ पर हमने, क्या, let n number of cells each having EMF E and internal resistance small r connected in series with an external resistance R। देखो n number of cells है, ये n number of cells हो गए, each having EMF E है, internal resistance R है सभी का ही, ठीक है ना, और इनको कनेक्ट कर दिया हमने सीरीज में with an external resistance R, क्लियर है इतनी बात। अब देखो यहाँ पर हम क्या करना चाह रहे हैं, इनमें हम इसमें निकाल लेंगे कि नेट EMF क्या रहेगा यहाँ पर इस तरीके से, और नेट ये वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इंटरनल वाला ये क्या वैल्यू रहेगी, और साथ में करंट की क्या वैल्यू रहेगी, और मैक्सिमम की कंडीशन भी देखेंगे कि मैक्सिमम करंट किस कंडीशन में यहाँ पर आएगा, ठीक है। तो देखो जरा यहाँ पर हमें पता है नेट करंट इन द सर्किट क्या होगा, बताओ। देखो I इज इक्वल टू में क्या होता है, पता है आपको, देखो V इज इक्वल टू में क्या होता है, IR, तो I का फॉर्मूला क्या होता है, V/R। अब यहाँ V क्या है, E है, ठीक है, और ये नेट करंट है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नेट E आएगी, यानी कि E इक्विवेलेंट लिख सकता हूँ मैं इसको, और नीचे क्या आएगा, रेजिस्टेंस आएगा। तो रेजिस्टेंस यहाँ पर क्या है, ये सारे रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्टेड है, तो ये R प्लस ये वाले सारे R, लेकिन ये तो डैश 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 में लगे हुए n नंबर है, ठीक है ना, तो इसका भी यानी कि R इक्विवेलेंट निकलेगा इन स्मॉल r का। तो देखो ये कैपिटल R प्लस में ये सारे R, तो इनको लिखने के लिए मैं ऐसे लिख लेता हूँ स्मॉल r इंटू स्मॉल r इक्विवेलेंट, यानी कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कौन से, इंटरनल वाले, ठीक है। तो रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट मतलब क्या है, नेट रेजिस्टेंस कौन सा, स्मॉल वाला, ठीक है, स्मॉल वाले जो इंटरनल रेजिस्टेंस हम बोलते हैं, ठीक है ना, जो सेल के अंदर होते हैं, क्लियर। अब देखो इसको आप फर्स्ट इक्वेशन मान लो। अब हम इसमें निकालते हैं E इक्विवेलेंट और फिर R इक्विवेलेंट निकालते हैं, यहाँ करते हैं इसको। देखो E इक्विवेलेंट जब हम निकालेंगे इसमें, तो देखो जरा यहाँ पर ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे हमारे पास, यहाँ पर ये ऐड हो जाएंगे। ये मैंने बताया था आपको सीरीज में, ठीक है ना, जब सेल्स ऐसे लगे होते हैं तो ये सारे किस में हो जाते हैं, कनेक्ट, एडिशन में हो जाएंगे, बिकॉज ये देखो नेगेटिव पॉजिटिव से है, ये नेगेटिव पॉजिटिव से है, ये नेगेटिव भी अगले पॉजिटिव से ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके के अगर हमारे पास सेल्स लगे हुए हैं तो इसमें हम इस तरीके से लिखेंगे E प्लस E प्लस E। वहाँ पर कैसे करते थे, 2 सेल होते थे तो हम बोलते थे E1 प्लस E2, याद आया जब मैंने आपको समझाया था, देखो लास्ट वीडियो में ऐसे कहा था कि ये 2 सेल्स ऐसे लगे हुए हैं, ठीक, ये E1 है, ये E2 है, तो मैंने कहा था इनको तो जस्ट ऐड कर दो, याद आया। और एक बताया था मैंने क्या, कि अगर सेल कैसे हो, ये नेगेटिव से ये ऐसे कनेक्टेड हो, तो ये E1 माइनस E2 करेंगे, मतलब जो बड़ा होगा उसमें से छोटा माइनस करना पड़ेगा, हमें माइनस ही करना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा एक और कंडीशन बताई थी माइनस वाली, क्या, कि अगर इस तरीके से कनेक्टेड हो, ये है और ये इस तरीके से, ये E2 है, ये E1 है, तब भी E1 माइनस E2 होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव से होगा, चाहे नेगेटिव नेगेटिव से माइनस ही होंगे, बस बड़े में से छोटा माइनस करना होता है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी या नहीं, बताओ, ठीक है, बताया था,
अब देखो वही काम हमने यहाँ पर किया कि यहाँ तो सारे ऐसे ही कनेक्टेड हैं, नेगेटिव वाला पॉजिटिव से, फिर अगला नेगेटिव पॉजिटिव से, तो सब कुछ क्या होगा यहाँ पर एडअप होगा। क्लियर है? लेकिन ये जाएगा कहाँ तक बताओ? n तक जाएगा, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है। ठीक है, तो यहाँ से हम जब e कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा? 1 + 1 + 1 अप टू कहाँ तक जाएगा? ये n तक जाएगा। और ये वाली सीरीज होती है 1 + 1 + 1 अप टू n, ये क्या हो जाती है हमारी? n हो जाता है। ठीक है, तो ये NE आ गया हमारे पास, E इक्विवेलेंट। अब कहोगे ये कैसे आया n? देखो मान लो हमारे पास n की वैल्यू क्या है? 5 है, तो मैं इसको कैसे लिखता? E + E + E प्लस में E प्लस में E, ऐसे लिखता 5। अब यहाँ से मैं E कॉमन लेता तो यहाँ कितने 1 आते हैं बताओ? 5 आते हैं ना, और ये ऐड करके क्या आता? 5 आता, तो N5 ऐसे आ रहा है। ठीक है, तो ये सॉरी E5, ठीक है ना। अब ये 5 क्या है? ये N ही तो आया है, तो मतलब हमेशा यही रहेगा। समझ रहे हो? जितने सेल्स होंगे यानी कि n है, तो यहाँ पर इन सब को ऐड करोगे तो वो उतना ही नंबर बन जाएगा। जैसे यहाँ 5 था तो यहाँ 5 आ गया, यहाँ अगर 10 होता तो ये 10 होते ऐसे, तो यहाँ अंदर 1 1 कितने आते? 10 तक चलते, क्योंकि n क्या है? 10 है, तो 10 तक चलता है ये, और तो उनको ऐड करते तो 10 ही आता है, यानी कि वो n ही आएगा हमेशा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रहनी चाहिए कि किस तरीके से आ रही है हमारे पास। क्लियर है? ठीक है, अब देखो यहाँ पर ये हमने n लिखा तो ये NE आ गया, E इक्विवेलेंट आ रहा है समझ में? बिल्कुल सिंपल है। ऐसे ही हम क्या ये वाला R इक्विवेलेंट निकाल सकते हैं, ये सीरीज़ में है इस तरीके से। तो अगर आपको याद हो जब हमने सीरीज़ पैरेलल रजिस्टर वाले किए थे, तब वहाँ पे सीरीज़ में जब हमने कहा था कि n नंबर ऑफ रजिस्टर हो कनेक्टेड इन सीरीज़, तब भी हमने किया था ये। तो वहाँ पर भी ऐसे ही किया था। R इक्विवेलेंट हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा? R प्लस R प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा? n तक। तो R कॉमन लेंगे, यहाँ भी सेम 1 + 1 + 1 प्लस अप टू n तक। तो ये वाली सीरीज़ यहाँ भी क्या आ जाएगी? R, और ये वाली क्या आ जाएगी? n आ जाएगी। तो ये कितना आ गया? NR। तो R इक्विवेलेंट यहाँ से क्या आ रहा है हमारे पास? NR आ रहा है। समझ रहे हो? जैसे हमने कहा था यहाँ पर 5 सेल्स थे, ऐसे ही अगर 5 सेल हैं यहाँ पर, तो ये रेजिस्टेंस भी कितने होंगे? 5 ही होंगे। तो मैं ऐसे लिखूँगा 5 टाइम्स, या नहीं बताओ? यहाँ से मैं R कॉमन लूँगा तो 1 + 1 + 1 + 1 + 1 5 आ जाएंगे ना यहाँ से। तो ये देख लो, ये n की वैल्यू ही तो आ रही है यहाँ, क्योंकि होगा ये आपके समझ में आ ही रहा होगा। अगर 5 है तो R कॉमन चल गया तो अंदर कितने 1 बचेंगे? 5, तो उनको ऐड करके 5 आएगा। तभी हमने बोल दिया n मतलब क्या? कोई भी नंबर हो सकता है। मान लो अब आपके पास 100 हैं, ठीक है ना, 100 सेल्स हैं, तो उनके 100 ही इंटरनल रेजिस्टेंस होंगे। तो अब हम ऐसे थोड़ी लिखेंगे 100 टाइम्स R, हम बस सिंपल कहेंगे हाँ n 100 है तो हाँ NR यानी कि 100R, इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, सीरीज में। क्लियर है? ऐसे ही सेल्स की बात है, अगर 100 सेल्स हों कनेक्टेड तो हम कैसे करेंगे? उनको ऐसे लिखेंगे थोड़ी हम 100 टाइम्स E, बस ऐसे करेंगे। ये n क्या हो गया? 100, तो इसकी वैल्यू की यहाँ अंदर 1 कितने होंगे? मतलब फिर 100 होंगे, है ना। तभी तो उनको ऐड करके क्या आएगा? 100 आएगा। 1 1 1 1 कितने आए थे? 101, क्योंकि n अगर 100 है तो अब लिखेंगे थोड़ी उस चीज़ को। तो ये अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये कितना होगा हमारा? 100 ही होगा, तो इसलिए n लिख दिया, NE हो गया। क्लियर है? इतनी बात बताओ, समझ में आ रही है? तो इसको इक्वेशन को मान लो सेकंड और इसको मान लो आप थर्ड। तो देखो जरा, पुट करो, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट, ये वाली में, इसमें पुट करो जरा। देखो I इक्वल टू में E इक्विवेलेंट ये है हमारे पास, NE अपॉन में R प्लस में R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है? NR। तो ये आ गई हमारे पास करंट की वैल्यू इसमें, ये आई हमारे पास इक्विवेलेंट EMF, और ये इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू आई है। क्लियर है? अब यहाँ पर देखो नोट में हम क्या कर सकते हैं, देखो नोट कह लो या स्पेशल केस कह लो, स्पेशल केस कर लेते हैं यहाँ पर। देखो स्पेशल केस, देखो इफ़ फर्स्ट हम कर रहे हैं इसमें, इफ़ अगर ये हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस जो है वो ग्रेटर हो किससे? एक्सटर्नल वाले से, तो क्या होगा यहाँ पर? देखो यहाँ हम अब देख रहे हैं कि कौन सा हमारे पास कंडीशन यूजफुल रहेगी। R इज़ ग्रेटर देन, R इज़ वेरी ग्रेटर कह सकते हैं, इज़ वेरी लार्ज देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो केस क्या होगा? देखो अगर ये R ज़्यादा है इससे, तो यहाँ पर हम इसको निगलेक्ट कर सकते हैं, ये वाले R को निगलेक्ट कर सकते हैं ना इसके कंपैरिजन में। तो हमारे पास जो I आएगा यहाँ से वो क्या आ जाएगा? NE अपॉन में ये R तो निगलेक्ट कर दिया, ये वाला NR आ गया, ये इससे कट गया। कितनी वैल्यू आ गई यहाँ से I की? बताओ, E/R आ गई वैल्यू, बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है,
दूसरी हम यहाँ कंडीशन क्या ले सकते हैं कि इफ़ जो हमारा एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाए R से, तो इस केस में क्या हो जाएगा, इंटरनल रेजिस्टेंस से एक्सटर्नल वाला बहुत बड़ा हमने लिया तो क्या होगा, ऑब्वियसली बात है ये छोटा है यानी कि, तो इसको हम क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे इसके कंपैरेटिवली, ठीक है ना। तो यहाँ से जो I आएगा हमारे पास वो कितना आ जाएगा, NE/R आ जाएगा। अब मुझे यहाँ से ये बताओ कौन सा करंट आपको ज़्यादा लग रहा है, बेटर कौन सा लग रहा है बताओ, ये वाला लग रहा है ना, क्योंकि यहाँ n टाइम्स E हो रहा है तो यहाँ पर करंट ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू दिस। यहाँ तो n आया ही नहीं है क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए थे हमारे, तो यानी कि यहाँ पर वो अलग बात है, यहाँ छोटा आ रहा है यहाँ बड़ा आ रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ तो n आ गया ना, n नंबर ऑफ सेल्स, n टाइम्स EMF मल्टीप्लाई हो रहा है, समझ रहे हो। तो मतलब करंट क्या है यहाँ पर इस केस में ज़्यादा है, यानी कि अगर सीरीज में आप सेल्स को लगा रहे हो, ठीक है, तो कौन सी कंडीशन आपके लिए यूजफुल है कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होना चाहिए सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस से। क्लियर है, इतनी बात समझ में। ये लाइन अभी मैं यहाँ लिखवा भी दूंगा। देखो इसका एक और आप समझ सकते हो सिस्टम को, अगर यहाँ पर ये चीज़ हमें समझनी है। देखो जैसे ये E/R आया, ठीक है, जैसे मैं कहूँ कि हमने क्या किया, एक सेल लिया ये, ठीक, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से लगा दिया और ये E है, ये R है इसका इंटरनल रेजिस्टेंस। तो यहाँ से I देख लो क्या आएगा, I क्या आएगा, E इक्विवेलेंट, यानी कि E ही है यहाँ तो एक ही है, अपॉन में दिस R प्लस में R प्लस में R। अब ये वाली कंडीशन लगाओ जिसमें R ग्रेटर है इस कैपिटल R से, तो यानी कि ये निगलेक्ट हो जाएगा, तो यहाँ पर I कितना आ जाएगा, E/R आ जाएगा। तो आप एक चीज़ इसमें ध्यान दे रहे हो कि जो हमारा n नंबर ऑफ सेल्स लगा के आया, ठीक है, उस केस में भी जब हमने R को बड़ा करा इस इंटरनल वाले को, तब भी E/R आया आंसर, और एक सेल से लेना था तब भी E/R आ गया। तो फिर n नंबर ऑफ सेल्स लगाने की क्या जरूरत है यहाँ पर, अगर आंसर हमारा E/R ही आना है, वो तो एक सेल लगा के भी आ रहा है। आ रही है बात समझ में, ठीक है। अब ये वाली कंडीशन इसमें लगाते हैं, देखो ये वाली कंडीशन यहाँ पर I इक्वल टू में E/, में अगर ये वाला R बड़ा है तो ये वाला निगलेक्ट हो जाएगा इस केस में, तो ये आंसर आएगा। तो एक सेल से ये E/R आ रहा है, तो n सेल्स लगा रहे हैं तो यहाँ पर n आ गया, NE/R। तो n नंबर ऑफ सेल्स लगाने का फायदा इसमें हो रहा है ना, इस केस में तो कोई फायदा नहीं हो रहा, वो तो एक सेल से भी मिल रहा है मुझे। और इस केस में जब हमने एक सेल लगाया तो ये E/R आ रहा है यहाँ पर, और जब n सेल्स लगाए तो n टाइम्स हो गया E/R। तो यहाँ तो मल्टीप्लायर हो रहा है ना करंट, ठीक है ना, तो यानी कि ये वाला हमारे लिए फायदेमंद है। तो ये चीज़ आपके समझ में आई होगी कि ये हमने क्या किया है, इसे भी नोट कर लेना, समझ रहे हो, क्लियर हो रही है ये बात, बताओ। मतलब क्या है कि ये कंडीशन जो थी हमारे पास, ये तो एक सेल लगा के भी आ रही है, तो n नंबर ऑफ सेल्स की तो कोई ज़रूरत ही नहीं थी, ठीक है। लेकिन हाँ दूसरी कंडीशन जो है वो सही है, क्योंकि एक सेल लगाने पे E/R बनता है हमारा, तो n सेल्स लगाने पे NE/R आ रहा है, तो n सेल्स लगाने का फायदा हो गया यहाँ पर, ठीक है। करो इसको नोट जरा, फिर मैं यहाँ पर लिख देता हूँ जरा, देखो तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर, देखो फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड टू ड्रॉ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट, समझ रहे हो, द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल, इंटरनल रेजिस्टेंस की देख लो वैल्यू क्या है, मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये वाला R हमने बड़ा रखा और ये वाला R बहुत ही छोटा, तो R जो होगा हमारा इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या रखी है हमने, वेरी स्मॉल रखी है। क्लियर है इतनी बात। तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द जो हमारे पास सेल है वो क्या रखना है हमें, मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो कंडीशन जैसे हमने लगाई है ना, ठीक है, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, यहाँ जैसे R के लिए किया ना मैंने, और मैंने यहाँ इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए लिखा है, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो यहाँ पर, तो आप इसको ऐसे चेंज भी कर सकते हो कि जो R है हमारा वेरी लेस देन है R से, ऐसे, क्योंकि यहाँ हमने इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में लिख दिया ना, तो इससे ज़्यादा समझ में आएगा कि इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू R। तो ये अगर R हमारा छोटा है तो हमने यहाँ इस वाली टर्म को निगलेक्ट किया, ये R रहने दिया, तो ये आया हमारे पास आंसर। क्लियर है, समझ में आ गई होगी बात, ठीक है। करो इसको नोट जरा जल्दी से, ये था इन सीरीज, अब हम इन पैरेलल की बात करेंगे, पहले इसको नोट कर लो जल्दी से। हाँ जी, अब देखिए हम बात करते हैं इन पैरेलल की, ग्रुपिंग ऑफ सेल्स इन पैरेलल। तो देखो जरा पैरेलल के लिए हम कैसे करेंगे इसमें कनेक्शंस, देखो ये सेल लगाया हमने एक, ठीक, एक सेल इस तरीके से लगाया, ऐसे लगाया, इनको देखो कनेक्ट कैसे कर रहे हैं हम, इस तरीके से दिखाई दे रहा है ये, ठीक है। और ऐसे ही करते हुए ये कितने नंबर ऑफ सेल्स हैं, m नंबर ऑफ सेल्स हमने लिया है। यहाँ m क्यों लिया है, क्योंकि n हमने सीरीज में ले लिया था, देखो क्योंकि n हमने किस में लिया था, सीरीज में लिया था, तो यहाँ नोटेशन अलग करने के लिए m हमने किस में ले लिए, पैरेलल में ले लिए सेल्स को, ठीक है ना। नंबर ऑफ सेल्स वहाँ सीरीज में n से लिखा था और नंबर ऑफ सेल्स यहाँ पैरेलल में हम
m से लिख रहे हैं। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? समझ में आ रही है ना चीज़? ठीक है। तो उसके बाद देखो जरा, यहाँ पर हमने क्या कहा कि m नंबर ऑफ सेल्स हो गए कनेक्टेड, तो यहाँ पर हमने कहा कि ये इस तरीके से ये कनेक्टेड है, ठीक। और ये सब पैरेलल में एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से भी कनेक्टेड है, ठीक है। ईच ऑफ EMF E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, स्मॉल वाला, ठीक है। तो सभी का ये है यहाँ पर। क्लियर है इतनी बात? बताओ। और इसमें करंट कैसे जाएगा? ये इधर ही जाएगा। अब आपको पता है वैसे तो कि ये पैरेलल में कनेक्टेड है, तो पैरेलल में पोटेंशियल हर जगह सेम होता है, लेकिन हाँ जो करंट आएगा वो यहाँ पर अलग अलग करंट आएगा, मतलब कि अलग अलग तो नहीं कह सकते, करंट तो सेम होगा क्योंकि यहाँ आर 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 ये सब में सेम वैल्यू का है। लेकिन हाँ ये वाला जैसे मान लो एक करंट आया, एक ये ये सारा इकट्ठा हो गया इधर आएगा। समझ रहे हो बात को? ये चीज़ समझ में आ रही है? ठीक है, बनाना नहीं है यहाँ, लेकिन एक चीज़ समझनी है कि करंट यहाँ ऐसे कैसे आ रहा है, ठीक है। हर एक में से करंट आ रहा है और ये सब मिलके फिर इसमें आर में से निकल रहा है। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत? तो जैसे हमने सीरीज़ में किया था कि नेट करंट इन द सर्किट, वैसे ही करेंगे इसके अंदर भी। तो ये चीज़ मैंने यहाँ लिख भी दिया कि लेट m नंबर ऑफ सेल्स ईच हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r कनेक्टेड इन पैरेलल विद एन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R, ठीक है। तो ये पैरेलल में इस तरीके से बन गया। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो, नेट करंट इन द सर्किट क्या होगा? वो I इज इक्वल टू, में बताओ, V होता है ना, तो यहाँ पर ये पूरा का पूरा E है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास? E इक्विवेलेंट अपॉन में, बताओ, पैरेलल में है ये सब कुछ, किसमें है? पैरेलल में है। तो देखो पैरेलल में किस तरीके से आएगा ये बताओ, बताओ जरा जल्दी से। देखो यहाँ पर ये R R R सब पैरेलल में है, ठीक है। तो ये वाला यहाँ इस तरीके से बन जाएगा R इक्विवेलेंट, और ये इस तरीके से कनेक्टेड है बाहर इस वाले R से। तो जो नीचे टोटल R बनेगा वो क्या बन जाएगा? दिस R प्लस में दिस R इक्विवेलेंट। लेकिन ये वाले R क्या है? m नंबर ऑफ सेल्स हैं जो कि कनेक्टेड है किसमें? पैरेलल में। क्लियर? तो देखो यहाँ पर ये वाला R आ जाएगा सिंपल इस तरीके से, और ये वाला R इक्विवेलेंट आ जाएगा। तो इस केस में भी कहानी क्या है? ये E इक्विवेलेंट निकालना है और R इक्विवेलेंट निकालना है, लेकिन ये पैरेलल के केसेस हैं। तो इनमें क्या होगा? देखो यहाँ पर आपको एक चीज़ समझनी है क्या, कि जो E इक्विवेलेंट है यहाँ पर वो क्या हो जाएगा बताओ? नेट जो हमारा क्या बोलते हैं हम इसको? EMF, ये क्या हो जाएगा? E के इक्वल हो जाएगा। E के इक्वल कैसे हो गया? सीरीज के केस में तो ये NE हुआ था, यहाँ ME क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ क्योंकि ये पैरेलल के केसेस है। पैरेलल में क्या होता है जी बताओ? पोटेंशियल सेम रहता है। अगर आपको याद हो, देखो इस तरीके से हम करते थे कि जैसे ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। और हम क्या कहते थे यहाँ पर कि जैसे हम कहते थे यहाँ पर कि मान लो ये इस तरीके से कह लो कि यहाँ ये बैटरी ऐसे लगी हुई है, इस तरीके से हम बोलते थे, ठीक है। तो इसमें हम क्या कहते थे कि अगर ये पैरेलल में है हमारे पास, तो ऑब्वियस सी बात है यहाँ पर होगा क्या बताओ? इस तरीके से कनेक्शन बना देते थे ना हम, यहाँ से ऐसे करके, ठीक है। तो जैसे हम कहते थे यहाँ पोटेंशियल V है अगर, तो इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V, इसके क्रॉस भी V। याद हो अगर पैरेलल की बात? पैरेलल में हम क्या कहते थे? वोल्टेज क्या होती है? सेम, बट करंट डिवाइड होता है। तो हम कहते थे करंट यहाँ से जाएगा, इसमें I1 जाएगा, इसमें I2, इसमें I3। अगर ये हमारा R1 है, ये R2 है, ये R3 है, लेकिन V हम सेम ही कहते थे। तो यानी कि ये V सेम है, तो यानी कि इसका नेट EMF कह लो, नेट क्या कह लो इसको, पोटेंशियल क्या है वो? V ही है। तो यहाँ भी वही रहेगा, ये E है, इन सब का मिला के अगर हम पोटेंशियल देखेंगे तो वो क्या रहेगा? E ही रहेगा। क्या रहेगा? E ही रहेगा, क्योंकि पैरेलल में क्या रहता है? पोटेंशियल हमारा सेम रहता है, ठीक है। जिसको ये चीज़ नहीं क्लियर हो रही, ठीक, उसको दूसरे तरीके से समझने की ज़रूरत है। वो क्या है? देखो मैंने आपको बताया था क्या कि जैसे दो सेल्स ऐसे कनेक्टेड हैं हमारे, ऐसे मान लो, तो हम क्या कहते थे? पैरेलल में कनेक्टेड है। ये मान लो E1 है और ये वाला हमारा E2 है, ठीक है। तो इसके लिए मैंने आपको E इक्विवेलेंट के लिए जो फॉर्मूला बताया था वो क्या बताया था? E1/R1 प्लस में E2/R2 अपॉन में 1/R1 प्लस में 1/R2, ये बताया था। अब ऐसे ही ये सेल्स कितने हो गए? m नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड हो गए। तो इसके लिए देखो जरा हमारे पास क्या बनेगा अगर हम E इक्विवेलेंट देखें। देखो E/R है, ठीक है ना, प्लस E/R होगा अगले के लिए भी ऐसे ही E/R एंड सो ऑन चलते हुए ये m तक चलेगा, क्योंकि यहाँ m नंबर ऑफ सेल्स थे, ठीक है। नीचे भी ऐसे ही 1/R प्लस 1/R प्लस 1/R एंड अप टू m तक चलेगा। तो यहाँ से देखो जरा, E/R ऊपर कॉमन लिया आपने तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू m बचा। यहाँ भी आपने क्या लिया? देखो 1/R कॉमन लिया तो
1 + 1 + 1 प्लस अप टू m को ये आ गया हमारे पास, ठीक है ना। तो यहाँ हमें पता ही है ये सीरीज़ क्या बन जाएगी, m बन जाएगी। तो देखो जरा यहाँ से ये E/r और ये वाला m आ गया यहाँ पर, ठीक। नीचे देखो यहाँ पर ये 1/r है और ये वाला पूरा क्या आ जाएगा, m आ जाएगा, तो ये m आ गया। देखो यहाँ से ये वाला r इससे कट जाएगा, ये वाला m इससे कट जाएगा। ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसे समझो, me/r है ये वाली टर्म कैसे हो जाएगी, यहाँ पर ऊपर जाके पलट जाती है ये मल्टीप्लाई में से, ये r से r कनेक्ट कट और ये m से m, नहीं तो यहीं काट देते हैं आप, ये r से r नीचे वाला m से m ऐसे, नहीं तो ऐसे समझ लो, ठीक है। तो यहाँ क्या बचा, e बचा। तो ये देख लो पैरेलल में अगर हमारे n नंबर ऑफ सेल्स हैं लगे हुए, ठीक, यहाँ पर देख लो पैरेलल में n नंबर ऑफ सेल्स हैं लगे हुए हमारे, तो जो e इक्विवेलेंट रहेगा वो क्या रहेगा बताओ, e ही रहेगा, ठीक। अब कहीं कहेंगे सर ये 2 लगा दिया हमने, अगर 2 ये सेम है, अगर सेम है, अगर ये e होते, यहाँ e होते दोनों, ठीक, तो यहाँ पर 2 के लिए भी यहाँ से ये सारी क्या आ जाती वैल्यू, e ही आती। देखो कैसे, E/r प्लस में E/r लिखते और नीचे क्या जाता हमारा 1/r प्लस में 1/r। देखो यहाँ से कितना आ जाएगा ये 2E/r और ये वाला कितना आ जाएगा यहाँ से r, देखो यहाँ LCM लिया आपने और ये 1 + 1 2/r, तो देखो ये 2/r बन रहा है, r से ये r कैंसिल, 2 से 2, तो यहाँ भी e आता। मतलब कहने की बात है अगर सेम पोटेंशियल है हमारा, ठीक है, जैसे मान लो e है तो पैरेलल में अगर है तो नेट जो EMF होगा वो भी e ही बनेगा। अब चाहे 2 सेल लगे हुए चाहे आपके पास m नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं। क्या बात समझ में आई इतनी? तो ये चीज़ क्लियर हो गई होगी, नहीं तो बस जस्ट याद रखो कि पैरेलल में ऑब्वियस आता है e इक्विवेलेंट क्या रहेगा, e रहेगा अगर ये सारे हमारे पास सेल्स क्या हैं, सेम EMF के हैं। क्लियर है इतनी बात? बताओ कोई दिक्कत इसमें? ठीक है, कर लोगे ना? ठीक, तो मैं ये हटा रहा हूँ यहाँ से, इसको नोट कर लेना आप बैक करके, ठीक। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए थी बात कि जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में उसका यहाँ पर क्या फ़ायदा हुआ हमें समझने का, है ना। अभी इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन भी करेंगे हम, जो हमने कनेक्शंस किए थे ना सीरीज़ में और पैरेलल में अलग अलग सेल्स के लिए, ठीक है, जो हमने कल बताए थे आपको, तो वहाँ वो क्वेश्चंस भी करेंगे। अभी जस्ट ये देखो, ये समझ में आया आपको, ई इक्विवेलेंट ई आ गया हमारे पास, ठीक है। ऐसी हम अगर बात करें कि m नंबर ऑफ सेल्स पैरेलल में हैं तो पैरेलल में r इक्विवेलेंट क्या बनेगा बताओ, क्या होगा? देखो यहाँ ऐसे करते हैं ना हम इसको, r इक्विवेलेंट हमें निकालना है, तो पैरेलल के केस में m नंबर ऑफ सेल्स आर इन पैरेलल, देन नेट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, वो 1/r इक्विवेलेंट ऐसे निकलेगा, 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r। पैरेलल में ऐसे ही करते थे ना, अगर याद हो आपको, जब सीरीज पैरेलल हमने रजिस्टर किए थे तो पैरेलल के केस में जब मैंने कहा था कि n नंबर ऑफ रजिस्टर कनेक्टेड हैं तो क्या फॉर्मूला आया था अगर आपको याद हो, r/n आया था। वहाँ n लिया था, यहाँ हम m ले रहे हैं, तो r/n आया था, तो यहाँ r/m आएगा। देखना अभी कैसे, देखो 1/r आपने कॉमन लिया, यहाँ से 1, यहाँ से 1, यहाँ से 1 और ये अप टू m तक गया, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर? देखो ये सीरीज m बन जाएगी और नीचे ये r है, तो ये 1/r इक्विवेलेंट आ रहा है, तो r इक्विवेलेंट कितना आएगा? यहाँ से पलट दो इसको, r/m आ रहा है। तो ये समझ में आया? तो यहाँ पर भी वही है कहानी, ये वाली फर्स्ट मानो, ये वाली सेकंड मानो, ये वाली थर्ड मानो, पुट कर दो, पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो देखो जरा i इक्वल टू में क्या आ जाएगा, e इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है, e है, अपॉन में r है, प्लस में, कई बच्चे ना ऐसे कहते हैं कि सर इन दोनों को भी पैरेलल में कनेक्ट करना है। भाई ये है पैरेलल में सिस्टम, ये पूरा सिस्टम एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है इस तरीके से, तो ये R इक्विवेलेंट ऐसे बनेगा, या यहाँ पर इन सब का कम्बिनेशन सेल्स का ऐसे बन जाएगा। तो ये देख लो ना, अभी R प्लस ये वाला R ही तो होगा, समझ रहे हो? क्लियर है? बताओ, ठीक है, बताओ। और हमेशा ये हमें पता भी है इंटरनल रेजिस्टेंस जो होता है हमेशा R के साथ किस में होता है, सिंपल ऐड ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पर R इक्विवेलेंट है हमारा, देख लो वहाँ पर, तो R इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी है हमारे पास, r/m है। तो यहाँ से देखो अगर हम LCM लें इसमें, नीचे m LCM आ गया, ठीक, m LCM आ गया यहाँ से, और ये 1 और m को डिवाइड करेंगे, m इंटू r, mr प्लस में 1 आ जाएगा, इनको डिवाइड करके 1 इंटू r, ये वाला r बन गया। तो यहाँ से जो i की वैल्यू बनेगी हमारे पास वो क्या बनेगी, देखो यहाँ से देखो i की वैल्यू कितनी बन जाएगी, e और ये mr प्लस में r, ये वाला m ऊपर चला जाएगा, यहाँ पर ये आ जाएगी, ठीक है। तो ये i की वैल्यू आ रही है, ठीक। अब इसमें हम क्या करेंगे बताओ, अगर ये वैल्यू आ रही है
वही कहानी है जो हमने सीरीज़ के केस में की थी कि आर को एक बार बड़ा रख के देखते हैं स्मॉल आर वाले को, ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस को, और एक बार छोटा रख के देखते हैं, फिर देखते हैं मैक्सिमम करंट किस में आ रहा है हमारा, ठीक है। तो मैं यहाँ करता हूँ, देखो ये चीज़ स्पेशल केस फर्स्ट क्या है इसका, इफ़ आर इज़ वेरी लार्ज देन कैपिटल आर, यानी कि इंटरनल रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा है, तो अगर इंटरनल वाला रेजिस्टेंस ये ज़्यादा है तो ये क्या हो जाएगा हमारा, बताओ क्या हो जाएगा ये, अगर इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा ये ज़्यादा है तो ये वाली वैल्यू निगलेक्ट हो जाएगी, तो आई क्या आ जाएगा हमारे पास, एम ई अपॉन में बताओ आर आ जाएगा, ये एम आर तो निगलेक्ट हो जाएगा बिकॉज ये आर बहुत छोटा है। क्लियर है इतनी बात, बताओ कोई दिक्कत? तो ये चीज़ समझ गए आप, यहाँ पर ये निगलेक्ट हो गई, ठीक है, तो ये एम ई बाई आर आया, ठीक है। इसका सेकंड स्पेशल केस क्या हो सकता है, अगर आपको यहाँ दिखाई दे रहा है कि इफ़ जो आर है हमारा वेरी स्मॉल है कैपिटल आर, यानी कि इंटरनल डिस्टेंस बहुत स्मॉल है, तब आई कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर ये आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, तो आई कितना आ जाएगा, देखो एम ई तो ऊपर एज इट इज़ यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, और ये आर जो है बहुत छोटा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, ये वाला आर बहुत ही छोटा हो गया, तो अगर ये आर छोटा हो गया तो इसको निगलेक्ट करेंगे, ये निगलेक्ट करेंगे तो नीचे क्या आएगा, एम आर आएगा, और ये इससे कैंसिल, तो क्या आ रहा है यहाँ पर, ई बाय आर आ रहा है। तो यहाँ पर अगर आप देख पा रहे हो, इन दोनों में से बताओ कौन सा करंट सही है आपके लिए, ई बाई आर वाला या एम ई बाई आर वाला, एम ई बाई आर वाला ना, क्योंकि यहाँ एम मल्टीप्लाई हो रहा है, एम नंबर ऑफ सेल्स हैं और ई कितना हो रहा है, एम टाइम्स हो रहा है, तो ये करंट ज़्यादा होगा, तो यानी कि ये ज़्यादा यूज़फुल है। तो यानी कि हमारे पास पैरेलल के केस में क्या कंडीशन बनती है कि इंटरनल रेजिस्टेंस है मस्ट बी वेरी लार्ज एज कम्पेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, देन वी ड्रॉ मैक्सिमम करंट इन द सर्किट। जैसे कि सीरीज में था, सीरीज में हम क्या कहते हैं कि इंटरनल रेजिस्टेंस हमारा मस्ट बी वेरी स्मॉल, ठीक है, तब मैक्सिमम करंट होगा। लेकिन पैरेलल के केस में क्या कह रहा है वो यहाँ पर हमारे पास कि इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी लार्ज, तब आएगा हमारे पास करंट मैक्सिमम। क्या इतनी बात क्लियर है? ठीक है, नोट करो इसे, फिर मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, वैसे यहाँ लिख देता हूँ, करो इसे नोट, फिर मैं इसको रब करके लिखता हूँ। ये देखिए जी, यहाँ पर ये मैंने इसके बाद ये लिख दिया यहाँ पर, ये आप नोट कर लेना, ठीक है। यहाँ के बाद ये, इसके बाद ये सब करना है आपको, ठीक, स्पेशल केस, ठीक। उसके बाद आपको ये लाइन लिखनी है यहाँ पर, फ्रॉम अबव डिस्कशन वी कंक्लूड दैट टू ड्रॉ द मैक्सिमम करंट द वैल्यू ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस मस्ट बी वेरी लार्ज एज कंपेयर टू एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। किसकी कंडीशन है ये? टू ड्रॉ द मैक्सिमम करंट। क्लियर कर लो इसको नोट, फिर हम अब बात करेंगे ग्रुपिंग ऑफ सेल्स में मिक्स्ड की। क्लियर करो जल्दी से। हाँ जी, देखिए अब बात करते हैं हम मिक्स्ड ग्रुपिंग की, ठीक है। देखो इन मिक्स्ड ग्रुपिंग हम किस तरीके से कनेक्ट करते हैं सेल्स को, वो देखो। सबसे पहले तो देखो, जैसे हमने सीरीज में कनेक्ट किए थे, पहले तो n नंबर ऑफ सेल्स सीरीज में कनेक्ट कर दो, ऐसे इस तरीके से किए थे हमने, बताओ n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्ट किए थे। अब ऐसे ये एक रो बनाई है हमने, ठीक है, ऐसी ऐसी m नंबर ऑफ रोज, देखो n नंबर ऑफ सेल्स तो कनेक्टेड है इन सीरीज, ठीक है ना, इस तरीके से, ठीक। अब ऐसी ऐसी रोज, एक रो है ये तो, जैसे ऐसे एक रो है, ऐसी ऐसी हम m नंबर ऑफ रोज कनेक्टेड कर देंगे तो वो पैरेलल में कनेक्टेड हो जाएंगे इस तरीके से। देखो ये हो गया जैसे हमारे पास ऐसे, ठीक, एंड सो ऑन करते हुए m नंबर ऑफ रोज बन गई है हमारी, ठीक, इस तरीके से। समझ रहे हो बात को? बताओ। और यहाँ पर ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड हो गया पूरा सिस्टम। बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो ये ढंग से बना लेना यहाँ पर, ठीक है। ये देखो, बताओ आया समझ में कैसे बनाया है हमने, कैसे कनेक्ट किया, और सबका EMF जो है E है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है। क्लियर है इसमें? बताओ। तो बहुत ही सिंपल हो जाएगा अगर आपको ये कहानी समझ में आ गई कि ये डायग्राम बनाया कैसे है, ठीक है ना। देखो मेन है कि डायग्राम सिर्फ आपको रटना नहीं है, समझना भी है कि कैसे बना है, तो आपका सॉल्यूशन जो है ना इसका इजी हो जाएगा बहुत। देखो ये मैंने लिख दिया, सबका EMF E है और इंटरनल रेजिस्टेंस सभी का स्मॉल r है, ठीक है। अब देखो जरा यहाँ पर यही लिखा हुआ है हमने कि लेट n नंबर ऑफ सेल्स ईच हैविंग EMF E एंड इंटरनल रेजिस्टेंस R कनेक्टेड इन सीरीज। ये देखो पहले तो ये सीरीज में ही कनेक्टेड, अगर एक रो को देखो आप, n नंबर ऑफ सेल्स लगे हुए हैं एक रो में और कनेक्टेड है ये सीरीज में, ठीक। अब वो कह रहा है ऐसे ऐसी m नंबर ऑफ सच रोज, ऐसी ऐसी m नंबर ऑफ रोज हैं आर कनेक्टेड इन पैरेलल।
क्लियर है इतनी बात, ये पैरेलल में कनेक्टेड हो गई ऐसी ऐसी m नंबर ऑफ रोज, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी हम अगर करंट की बात करते हैं तो देखो क्या आएगा हमारे पास, नेट करंट क्या आएगा बताओ, I इक्वल टू में क्या जाएगा हमारे पास, E इक्विवेलेंट अपॉन में क्या आएगा, देखो ये वाला R प्लस में R इक्विवेलेंट, ये बनेगा, ठीक है। अब देखो इस केस में करना क्या है हमें, देखो हमें पता है यहाँ पर कि ये एक रो की अगर हम बात करें तो ये सेल्स कनेक्टेड है किसमें, सीरीज में, और n नंबर ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। तो हम यहाँ लिखते हैं एज n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड इन सीरीज इन वन रो, क्लियर, वन रो में है, ठीक। तो नेट ईएमएफ ऑफ वन रो बताओ क्या होगा, नेट ईएमएफ E इक्वल टू में अगर हम यहाँ लिख लें, ठीक है, वन रो का, तो वो कितना हो जाएगा, NE हो जाएगा, इसको मैं E डैश लिख लूँ अगर, बताओ ये चीज़ समझ में आ रही है। ये अभी हमने इक्विवेलेंट EMF नहीं निकाला, अभी मैंने सिर्फ एक रो का निकाला है, ठीक है, नेट EMF ऑफ वन रो NE। अगर आपको याद हो NE कैसे आया था, सीरीज में हमने किया था जब, तो E प्लस ई प्लस ई प्लस अप टू एन, और E कॉमन लिया तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस अप टू n, तो ये सीरीज किसकी बन गई थी, n की, तो NE आ गया था इस तरीके से। आया समझ में कुछ बताओ, तो ऐसे NE हमने यहाँ लिखा है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। पहले मैं एक रो की कहानी कर रहा हूँ, सीरीज वाली जो सीरीज में थी हमारी, ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ पर बोल सकते हैं क्या कि इंटरनल रेजिस्टेंस, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस इन वन रो, तो हम यहाँ लिखें अगर नेट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ वन रो, वो कितना आया था हमारे पास, NR आया था, क्योंकि n नंबर ऑफ सेल्स कनेक्टेड है एक रो में, बताओ क्लियर है। तो यही सब कहानी क्या होगी, सभी के लिए होगी। तो नेट EMF ऑफ ईच रो भी लिख सकता हूँ मैं यहाँ पर, वन की जगह तो मैं ईच रो लिख सकता हूँ, और यहाँ भी ईच रो लिख सकता हूँ, क्लियर। तो अब यहाँ जो नया डायग्राम बनेगा वो देखो कैसे बनेगा, इस वाली को हमने सोल्व किया पहली वाली को, तो जो हमारा सेल बना वो ये बना, और जिसकी वैल्यू कितनी है, NE है अब, ठीक है, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, NR है, ठीक है। ऐसे ही दूसरी वाली के लिए भी होगा, और ऐसे ही m नंबर ऑफ के लिए भी यही होगा, क्लियर। तो यानी कि यहाँ पर NE NR, NE EMF और ये NR, और ये हमारा जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस से ऐसे कनेक्टेड है, क्लियर। बताओ आ रहा है समझ में कैसे हुआ है, बिल्कुल इजी है, ठीक। अब ये चीज़ आपको इस तरीके से समझ में आ गई, ये पैरेलल की कहानी बन गई। वहाँ पैरेलल में E था, R था, यहाँ क्या है, बस पैरेलल में, पैरेलल वाले केस की बात कर रहा हूँ मैं, यहाँ पैरेलल में क्या आ गया, NE और रेजिस्टेंस आ गए NR। बताओ बिल्कुल सिंपल है, ठीक है। अब हम कर सकते हैं, देखो यहाँ पर नेट EMF ऑफ सर्किट, देखो ये है अब हमारा E इक्विवेलेंट। तो पैरेलल के केस में, यहाँ पर ये पैरेलल में है ना, पैरेलल के केस में मैंने क्या कहा था, EMF सेम रहता है, तो यहाँ NE है, वहाँ E था तो E ही लिख दिया था हमने, E नेट है ना। यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, ये NE लिख देंगे। क्या इतनी बात क्लियर है, समझ में आई। ये तब समझ में आएगी बात अगर आपने सीरीज पैरेलल दोनों देख लिए। पैरेलल के केस में हमने EMF जब नेट निकाला था तो वो E ही लिख दिया था, तो यहाँ पर NE है तो हमने क्या लिखा है, यहाँ पर NE लिख दिया है। बताओ क्लियर है, ये नेट EMF आ गया। ऐसे ही हम यहाँ पर लिख सकते हैं नेट इंटरनल रेजिस्टेंस, क्या होगा, R इक्विवेलेंट। बताओ वहाँ पर अगर आपको याद हो पैरेलल के केस में R इक्विवेलेंट हमारा निकला था R/M, याद है पैरेलल के केस में। तो यहाँ R है, यहाँ पर उसकी जगह क्या आ जाएगा, NR आ जाएगा, और ये भी कितने हैं, ऐसे M ही हैं, तो ये M आ गया। बताओ कोई दिक्कत इसमें, समझ में आया कैसे लिखा है। तो बस ये चीज़ अगर समझ में आ गई आपके, तो यहाँ हम करंट में पुट कर देंगे इसको, ये वाली में, ठीक है ना। तो ये हमारा फर्स्ट हो गई, ये हमारी सेकंड, ये हमारी थर्ड। लिखो यहाँ पुट सेकंड एंड थर्ड इन फर्स्ट। तो देखो I इक्वल टू में क्या आ जाएगा, E इक्विवेलेंट कितना है, NE, और ये कितना है हमारे पास R प्लस में R इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा, NR/M। क्लियर।
अब यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, देखो यहाँ पर एन ई लिख दिया और यहाँ पर एलसीएम ले लो एम, तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर एम आर, पता है ना ये 1 है, 1 और m डिवाइड होगा m इंटू आर एम आर, प्लस में m और m डिवाइड हुआ 1 इंटू एन आर ऐसे तो लेते हैं एलसीएम, और ये m ऊपर आ जाएगा तो कितना आ जाएगा ये m एन ई अपॉन में एम आर प्लस में एन आर। तो ये वाली वैल्यू आ गई हमारी i की, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ ये i जो आया है हमारे पास वो कितना आ गया m, ये यहाँ देखो यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ से दिख भी जाएगा आपको, i इज इक्वल टू में आया हमारा एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस में एन आर। ठीक है जी, ये आई आया है। ठीक है, लेकिन इसमें भी हमें आई की कंडीशन देखनी पड़ेगी। ठीक है, आई इसमें क्या हो सकता है, मैक्सिमम कब हो सकता है। ठीक है, तो ये नोट करो जरा आप, फिर यहाँ पर मैं करता हूँ इसको आगे, ये वाला नोट कर लो इधर वाला। ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना, ये मैं रब कर रहा हूँ यहाँ से। ठीक, आप देखो जरा, आ रहा है समझ में, बताओ। देखो जहाँ आपको नहीं समझ में आता ना, थोड़ा सा ब्रेक ले लिया करो। ठीक है, कई बार एग्जॉस्ट हो जाते हो आप। ठीक है ना, ये बड़ी नॉर्मल बात है। ठीक है, कई बार हो जाता है ऐसा, तो थोड़ा सा ब्रेक लो, पानी पियो थोड़ा। ठीक है, ये नहीं कि पानी पी के 2 घंटे बैठ गए, है ना, 5 मिनट बैठो, 10 मिनट बाहर घूम लो, फिर आ जाओ। ठीक है, लेकिन जब माइंड कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा हो अंदर, तो कोई फ़ायदा नहीं है पढ़ने का। तो बेटर है रेस्ट दे दो माइंड को 5-10 मिनट का, लेकिन 5-10 मिनट का, ये नहीं कि 4-4 घंटे रेस्ट दे दिया, मूवी देखने लग गए, ऐसा नहीं। ठीक है, बात इतनी बताओ। तो चलो अब देखो आई ये आया हमारे पास। देखो अब यहाँ पर लिखते हैं फॉर मैक्सिमम करंट एम आर प्लस एन आर शुड बी मिनिमम होना चाहिए ये। तो यहाँ मिनिमम की कंडीशन लगेगी, ये एम आर प्लस एन आर मिनिमम होगा। देखो यहाँ हम कैसे लगा रहे हैं कि अगर हमारा यहाँ डिनोमिनेटर छोटा होगा तभी तो आई बड़ा होगा। जैसे ऊपर वाली वैल्यू है कुछ, मान लो आई की 10 है, अगर नीचे अगर 2 है तो 5 आंसर आएगा। अगर नीचे वैल्यू बढ़ती जाएगी, मान लो ये 5 हो गया तो 2 आ गया। तो मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, तो ये वैल्यू बड़ी आएगी। तो वही कहानी है। तो यहाँ पर जो हमने कंडीशन लगाई है वो क्या लगाई है कि जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या होना चाहिए, मिनिमम होना चाहिए। और मिनिमम की कंडीशन में आपको पता है क्या होता है कि ये वाली टर्म हम क्या कर सकते हैं, 0 के इक्वल कर सकते हैं। लेकिन अगर ये 0 के इक्वल डायरेक्ट करूँगा ना मैं, ये देखो, तो यहाँ से एम आर इज इक्वल टू में माइनस के एन आर आ जाएगा। ये कहानी कुछ बनेगी नहीं माइनस वाली, तो समझ रहे हो। तो इसलिए देखो इसमें क्या हम कहानी करेंगे, थोड़ा सा मैथमेटिक्स लगाएंगे इसमें। देखो कैसे, देखो हमारे पास है एम आर प्लस में एन आर। ठीक है, मैं इसमें क्या करूँगा, देखो एम आर का क्या करूँ मैं, स्क्वायर रूट लूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ। यहाँ भी मैं क्या करूँ, एन आर का स्क्वायर रूट लूँ और इसका स्क्वायर कर दूँ। कोई फ़र्क पड़ा इस पर, कुछ भी नहीं पड़ा। स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, फिर एम आर और एन आर रह जाएगा। ठीक है, अब मैं यहाँ पर करना क्या चाहता हूँ, मैं यहाँ करना चाहता हूँ a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाना चाहता हूँ। ठीक है ना, तो देखो a माइनस बी का जब मैं होल स्क्वायर बनाऊंगा तो ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो होगा ही, माइनस का 2ab भी होता है। तो 2a अब ये है मेरा और ये b है, क्योंकि a स्क्वायर बी स्क्वायर ऐसे होता है। तो रूट में एम आर और रूट में एन आर। लेकिन ये चीज़ आपने माइनस करी है यहाँ, क्योंकि ये कुछ दिया थोड़ी हुआ है, हमें खुद से लिया है। तो यही चीज़ मुझे प्लस करनी पड़ेगी ताकि एज इट इज़ इस इक्वेशन का रिजल्ट मेरा रहे यही। ठीक है ना, मैथमेटिक्स की भाषा में अगर हम कहें तो, समझ रहे हो, ये चीज़ हो गई। तो देखो यहाँ से स्क्वायर से रूट कट रहा है तो एम आर एन आर बच रहा है, ये वाला इससे कट रहा है तो एम आर प्लस एन आर ही बच रहा है एज इट इज़। ठीक है, अब यहाँ से हम अगर देखें कि ये वाली जो टर्म है हमारी, ये क्या बन गई हमारे पास, ए माइनस बी, ए माइनस बी, पूरा ए है, ये रूट में एम आर ए है हमारा। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर, ये इतना फॉर्मूला तो इसमें आ गया। बचा ये हम कर देते हैं 2 रूट में एम आर और रूट में एन आर। क्लियर। अब देखो यहाँ पर ये मिनिमम की कंडीशन मुझे करनी है, क्योंकि ये वाली वैल्यू भी है तो यही है ना, है तो यही इक्वेशन मेरी। क्योंकि ये वाली इक्वेशन क्या है, ये है, क्योंकि मैंने बताया ये इससे कट रहा है, ये स्क्वायर रूट से स्क्वायर कट रहा है ना, तो बचेगा तो यही सिर्फ एम आर प्लस एन आर। तो इसी को मैंने ये लिखा। अब मिनिमम इसी को करना है। अब ये मिनिमम कब होगा, देखो मिनिमम क्या है कि 0 मैक्सिमम है ना, 0 के इक्वल। देखो ये टर्म तो नहीं हो सकती इसकी,
क्यों नहीं हो सकती? बिकॉज यहाँ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, ये पूरा टर्म है ना, जीरो नहीं हो सकती है। लेकिन यहाँ पर ये कहानी जीरो हो सकती है। कैसे जीरो हो सकती है? ये वाली टर्म देखो, इसमें से कुछ माइनस हो रहा है, तो माइनस कोई चीज़ होती है तो वो जीरो हो सकती है ना। तो यहाँ पर दिस शुड बी ज़ीरो। तो मैं यहाँ लिखूँगा क्या कि रूट में एम आर माइनस में रूट में एन आर होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आएगा? ज़ीरो आएगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे हम यहाँ पर, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड जब हम करेंगे तो ये स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ये बचेगा सिर्फ रूट में एम आर माइनस में रूट में एन आर इक्वल टू ज़ीरो ही रहेगा। समझ रहे हो? ये चीज़ समझ गए ना? स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड करोगे तो स्क्वायर रूट से ये स्क्वायर कट गया और इधर स्क्वायर रूट ऑफ ज़ीरो ज़ीरो ही रहा। अब इससे फ़ायदा क्या हुआ? देखो ये टर्म उधर जाएगी, रूट में एम आर यहीं रहने दिया और ये माइनस का टर्म उधर जाके प्लस का हो गया। अब इसमें भी क्या करो, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड कर दो तो ये रूट से रूट कट जाएगा, तो क्या बनेगा हमारा? एम आर इज इक्वल टू में एन आर बन जाएगा। तो ये कंडीशन जो आई है हमारी फॉर द मैक्सिमम करंट आई है कि एम आर इज इक्वल टू में एन आर कर देंगे हम। ठीक है, बात इतनी बताओ, समझ में आ रही है चीज़? बताओ कोई दिक्कत इसमें? तो यही चीज़ है कि यहाँ डायरेक्ट जीरो नहीं किया क्योंकि माइनस में आ रहा था, तो हमने इस तरीके से किया, तो ये हमारा बनता है ये कंडीशन में। ठीक है, एम आर इज इक्वल टू में ये एन आर आ रहा है। ठीक है, तो अब देखो आई हमारा जो था आई, अब देखो चाहे तो एम आर को एन आर पुट कर दो। अगर एम आर में ये वाला एन आर पुट करोगे तो क्या होगा? यहाँ पर आर स्मॉल आर की टर्म्स में आंसर आएगा। देखो एम एन ई अपॉन में, वहाँ पर एम आर की जगह अगर मैं एन आर रखूँगा तो देखो ये एम एन ई अपॉन में ये आ जाएगा 2nr, तो ये आ गया आपके पास एम ई अपॉन में 2r, एम ई अपॉन में 2i, मतलब ये 2r आ रहा है मैक्सिमम करंट। ठीक है, और करके अगर हम देखें कि हम nr की जगह यहाँ पर mr पुट कर दें, एम एन ई अपॉन में एम आर प्लस एन आर की जगह भी एम आर, तो देखो एम एन ई अपॉन में 2mr, एम से एम कैंसिल, कितना आ रहा है? एन ई अपॉन में 2r। तो अगर आप एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की टर्म्स में चाहते हो मैक्सिमम करंट तो ये होगा, और अगर इंटरनल रेजिस्टेंस की टर्म में चाहते हो तो ये बनेगा हमारे पास। क्या इतनी बात क्लियर है या नहीं है? बता दो, आ रही है बात समझ में? अब यहाँ से एक कंक्लूजन क्या निकलेगा थोड़ा सा, अगर हम यहाँ से समझें, देखो इस पे आ जाओ, यहाँ से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, अगर यहाँ से मैं R निकालना चाहूँ तो वो क्या आएगा? NR बाय M आएगा। ठीक है, और ये बताओ NR बाय M किसके इक्वल है? R इक्विवेलेंट जो सर्किट का निकला है। तो फॉर मैक्सिमम करंट ये कंडीशन यहाँ बन गई कि एक्सटर्नल रेजिस्टेंस किसके इक्वल हो सकता है? नेट टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस। देखो R इक्विवेलेंट कहाँ निकाला था हमने? यहाँ पर देखो कहाँ था, ये रहा R इक्विवेलेंट पूरे सर्किट का, NR बाई एम आया था इंटरनल रेजिस्टेंस, तो NR बाई एम ही था ना ये, NR बाई एम को मैंने R इक्विवेलेंट लिख दिया, स्मॉल r इक्विवेलेंट। समझ रहे हो? तो फॉर मैक्सिमम करंट ये भी आप याद रख सकते हो, फॉर मैक्सिमम करंट एक्सटर्नल रेजिस्टेंस शुड बी इक्वल टू टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द, जो भी हमारा डायग्राम था पूरा का पूरा। बताओ आया समझ में? ये सिंपल था। ठीक है, तो ये था हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग का केस। ठीक है जी, तो इसको करो नोट जरा, फिर मैं कुछ न्यूमेरिकल्स करवाता हूँ आपको। ठीक है, उससे क्लियरिटी होगी आपको थोड़ी सी। इनको करो जल्दी से नोट। हाँ जी, देखिए अब क्वेश्चन करते हैं हम। देखो, फाइंड द इक्विवेलेंट ईएमएफ एंड इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस आपको निकालना है। उसके लिए देखो, जैसे मैंने आपको समझाया था, अगर सीरीज में लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, जैसे ये E1 है, ये वाला E2 है, तो मैंने क्या कहा था आपको, E1 प्लस E2 कर दोगे नेट EMF के लिए। ठीक है, अगर ये उल्टे हो जाएं, कनेक्शंस ऐसे लग जाएं, ये जैसे ये वाला माइनस इस प्लस के साथ है ना, ये माइनस है और माइनस के साथ ही कनेक्ट हो जाए, E1 ये है और ये E2 है, और मान लो E1 इसमें बड़ा है तो E1 माइनस E2 होगा। ठीक है, बड़े में से ही छोटा माइनस करना है, ये चीज़ ध्यान में रखना। ठीक, दूसरा क्या हो सकता है कि जैसे प्लस वाले प्लस से कनेक्टेड हो जाएं, ऐसे ये E1 है, मान लो ये E2 है, और इसमें E1 ये है बड़ा। ठीक है, E1 इसमें क्या है, बड़ा ये है। ठीक है ना, तो E1 बड़ा है E2 से, तो E1 माइनस E2 होगा। और जो अब जो EMF आएगा, जो सेल बनेगा हमारा, वो जो बड़ा है जैसा वैसा ही बनेगा, तो नेट EMF के लिए साइन ये वाला बनेगा। ठीक है, अगर E2 बड़ा होता तो E2 माइनस E1 करता और E2 वाला साइन लगाता मैं नेट EMF वाले सेल में। ठीक है, तो इस केस में जैसे E1 माइनस E2 में E1 बड़ा किया मैंने, तो इसमें जो नेट EMF का साइन बनेगा वो ये वाले बनेगा, जो बड़े वाले का साइन है वही नेट EMF वाले का साइन रहेगा।
ठीक है। और इस वाले में तो सिंपल है, ये ऐड ही हो रहे हैं, अगर ये नेगेटिव पॉजिटिव से कनेक्टेड है इस तरीके से तो E1 + E2 और ऐसे ही ये इसका सिंबल बनेगा। ठीक है, क्लियर हो रही है बात इतनी। उसके बाद मैंने आपको पैरेलल की बात बताई थी। पैरेलल में क्या बताया था मैंने आपको, जैसे मान लो ये 3 हमारे पास सेल कनेक्टेड हैं इस तरीके से। ठीक है, ये E1 है, ये E2 है, ये वाला E3 है, इसका इंटरनल डिस्टेंस R और ये वाला R। ठीक है, मतलब ये R1 होगा, ये R2 होगा, ये R3 होगा, ऐसे बताया था। तो यहाँ पर E इक्विवेलेंट निकालने का फॉर्मूला आपको बताया था मैंने, क्या होता है E1/R1 प्लस में E2/R2 प्लस E3/R3 और अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 ऐसे बनता है। ठीक है, अब अगर यहाँ पर ये वाला सेल क्या होता माइनस में होता और कैसे लग जाता, ये ऐसे लग जाता, ऐसे। ठीक है, तब हम क्या करते हैं यहाँ पर इस प्लस को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, नीचे सेम ही रहता है ऐसे एज इट इज़। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है, फिर हम यहाँ पर समझते हैं ये चीज़। ठीक है, देखो जी फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, अगर आपके समझ में आ रहा है, देखो बिल्कुल ईजी है, देखते ही सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या किया हुआ इसके अंदर, आपके पास सेल्स कनेक्ट कर रखे हैं। देखो एक 6 वोल्ट का है, 6 वोल्ट वाले का सिंबल देख लो, ये वाला नेगेटिव इसके पॉजिटिव से है। ठीक है, तो 6 प्लस हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा ये सॉल्यूशन 1 का। देखो 6 में प्लस 4 हो जाएगा, अगर हम E निकाल रहे हैं यहाँ पर 6 + 4, और ये वाला देख लो अपोजिट हो रहा है, ये माइनस में है यहाँ, है ना, माइनस वाला इस माइनस से, तो ये दोनों किस में हो गए, प्लस में हो गए। और फिर इन दोनों से जो बनेगा सेल, ठीक है, अगर आप समझोगे तो वो ऐसा ही बनेगा 10 वोल्ट का, है ना, 10 का बनेगा। और अगले वाला ये जो 3 वोल्ट का है वो ऐसे कनेक्टेड है, तो ये माइनस होगा, तो मैं डायरेक्ट यहाँ कर सकता हूँ, ये 10 - 3 कितना 7 वोल्ट। और बनेगा कौन सा सिंबल, ये वाला जो बड़े वाला है ना, तो ये इस तरीके से बन जाएगा 7 वोल्ट का। अब इसमें R तो आपको पता ही है, सिंपली ऐड ही होगा सारा, ये सीरीज़ में 1 + 2 3 और 1 4, तो R इक्विवेलेंट कितना आ गया इसमें हमारे पास 4 ओम का, तो यहाँ ये ऐसे लिख सकते हैं हम 4 ओम। ठीक है, ये आंसर आ गया इसका। ठीक, सेकंड का देखो सॉल्यूशन। अब ये पैरेलल में कनेक्टेड है। ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो इसको ले लो आप E1, ये वाले को E2 ले लो, ये वाले को E3 ले लो, ये R1 हो गया, ये R2, ये R3। वैसे इसमें सब कुछ सेम ही है तो कोई टेंशन है नहीं अभी। देखो फॉर्मूला आपको पता ही है, E इक्विवेलेंट का पैरेलल में E1/R1 ये होता है ना, E1 में R1 प्लस में E2/R2 प्लस में E3/R3 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो देखो यहाँ पर E1 कितना है हमारे पास 9 है, 9/3 हो गया ये E2। अब देखो E2 के लिए देखो ज़रा, वहाँ E2 उल्टा लगा हुआ है। देखो यहाँ पर अगर हम ये देखें, ये वाला जो सेल है ना, यहाँ इसे उल्टा कर लो, थोड़ा सा समझ में आपको आ जाए, ताकि ये ऐसे है लगा हुआ। ठीक है, ये देखो ये आपका यहाँ प्लस वाला है, ये भी प्लस से कनेक्ट है, लेकिन ये उल्टा लग गया, तो मैंने आपको बताया था यहाँ पर क्या जाएगा, इसमें फॉर्मूले में यहाँ माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो अगर यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस आएगा, 3/3 आ गया, प्लस में कितना आएगा ये 6/3, 6 E3 है और R3 कितना है इसमें 3 है, और एज इट इज़ ये 1/3 आएगा प्लस 1/3 प्लस 1/3। ये सिंपल R इक्विवेलेंट पैरेलल वाला नीचे चलता है, तो मैं इसको डायरेक्ट भी कर सकता था कि सेम वैल्यू के रेजिस्टेंस हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला हमारे पास पैरेलल में क्या होता है R/N, तो R है 3 और N भी, इसमें नंबर ऑफ रजिस्टर भी 3 है तो 1 आ जाता। लेकिन चलो यहाँ से भी ये चीज़ हो जाएगी। देखो 3 3 9 और ये 1 बचा, ये 3 2 6। अब देखो ये 3 - 1 प्लस का 2, और नीचे देखो ये 1 आ जाएगा। अगर इसको सोल्व करोगे ना, इसका एलसीएम देखो 3 1 प्लस 1 प्लस 1, 3/3 कितना आ गया, ये 1 आ गया। ठीक है, तो ये 1 लिख दोगे आप, 3 - 1 2, 2 + 2 4, तो ये आ गया हमारे पास। अब यहाँ पर भी अगर आप देखोगे कि हम सिंबल कैसे बनाएंगे, तो हमें यहाँ पर साफ पता चल रहा है, ये हमारा बड़ा सेल देख लो ऐसा है। ठीक है ना, तो ये वाला सिंबल ही बना देंगे हम यहाँ पर, क्योंकि 2 सेल इसमें हमारे बड़े ही हैं और ये वाले सिंबल के साथ हैं। तो ये सिंबल समझ रहे हो ना, पहले प्लस फिर माइनस, है ना। तो ये और इंटरनल रेजिस्टेंस ये हो गया, तो ये हो गया हमारा 4 वोल्ट। और इंटरनल रेजिस्टेंस, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस अभी मैंने आपको बताया, ये इक्विवेलेंट वाला R/N कर दोगे, या फिर नीचे भी ये समझ सकते हो, इक्विवेलेंट की बात थी, तो ये 1 आ गया। तो ये कितना हो गया आपके पास, ये 1 ओम हो गया। बताओ, करो इसको नोट, फिर हम करते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3। जल्दी से करो इसको नोट। देखो जी, अब नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 अपना। देखो ये भी सिंपल ही है, अगर ये चीज़ आपको समझ में आ रही है तो आपके यानी कि फंडे क्लियर हो गए हैं यहाँ।
ठीक है ना, सीरीज पैरेलल क्या चीज़ होती है, तो ये चीज़ आपको समझ में आ रही होगी। ठीक है, बस थोड़ा सा यहाँ पता क्या होता है, देखो जैसे पैरेलल में हम देखते हैं ना, अगर सेम हो ये ई हमारा सेम हो हर एक सेल का, तो फिर तो हम ई ही लिख देते थे, है ना। लेकिन यहाँ तो अलग अलग था, तो फिर हमें सोल्व करने के लिए वो फॉर्मूला लगाना पड़ता है इतना बड़े वाला, E1/R1 प्लस E2/R2 प्लस E3/R3 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। लेकिन अगर सेम होते हैं, जैसे यहाँ पर अभी आपके पास आएगा अगला क्वेश्चन, अगर सेम हो तो इतना बड़ा फॉर्मूला करने की जरूरत नहीं, वो हमें डायरेक्ट पता है। पैरेलल में क्या हो जाता है, सेम ही हो जाता है। जैसे यहाँ 6 वोल्ट और ये 6 वोल्ट सेम है, तो इसका कॉम्बिनेशन पैरेलल में हमें फॉर्मूला लगा के करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट बोल सकता हूँ 6 वोल्ट ही होगा। चलो अभी आएगा तो पता चलेगा। देखो सॉल्यूशन 3 की हम बात करते हैं। देखो यहाँ पर आपके पास देखो ये एक सेल लगा हुआ है और ये इसका इंटरनल रेजिस्टेंस है। ठीक, अब इनको सोल्व करते हैं। देखो ये हमारे पास पैरेलल में कनेक्टेड है, तो यहाँ पर हम क्या करें इसके अंदर, देखो ये हमारा E1 मान लो और ये वाला हमारा E2 मान लो, ये वाले को E1 मान लो और ये वाले को E2 मान लो। ठीक है, अब देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान क्या देनी है आपको, अपोजिट कनेक्टेड है। देखो पैरेलल में मैंने आपको बताया था अगर सेम वाले, जैसे ये सेम प्लस प्लस वाले कनेक्टेड है, तो ये हमने सेम पोलैरिटी में रखे थे, मतलब ठीक है ना, E1 और E3 प्लस में रखा था, और फॉर्मूले में ये वाला किस में रख दिया था हमने, माइनस में, बिकॉज ये इन दोनों से उल्टा था। ठीक है, लेकिन अब चलो यहाँ पर हम अगर इसको ले रहे हैं, ठीक है, इसको मैं क्या मान लूँ, E1 मान लूँ, ठीक है ना, तो ये हमारा अगर मैं इसको प्लस में ले लूँ तो भी बात है ये वाला माइनस में लूँगा, तो ये चीज़ भी क्लियर होनी चाहिए कि अपोजिट में किसी को भी प्लस माइनस मान सकता हूँ। जैसे मैंने इन दोनों को प्लस मान लिया तो इसको माइनस मानना था, तो यहाँ मैं इसको प्लस मान लेता हूँ, इसको माइनस मान लेता हूँ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। देखो कैसे, अगर मैं E इक्विवेलेंट निकाल लूँ यहाँ पर, तो ये E1 अपॉन में R1 प्लस में E2 अपॉन में R2 अपॉन में 1/R1 प्लस 1/R2 बनेगा। देखो E1 कितना है हमारे पास, अब यहाँ पर ये साइन माइनस का आएगा, बिकॉज मैंने ये E2 वाला जो है माइनस में लिया, बिकॉज ये अपोजिट कनेक्टेड है ये वाला। पैरेलल में तो प्लस प्लस से होना चाहिए कनेक्टेड, तो हम सेम साइन लेके चलते हैं, लेकिन यहाँ उल्टे साइन लेने पड़ेंगे अब। ठीक है, तो जरूरी नहीं है यहाँ पहले माइनस वाला है तो इसको माइनस लेना है, नहीं, मैंने इसको प्लस ले लिया, इस वाले को माइनस कंसीडर कर लिया, कंसीडर किया है। ठीक है, तो ऐसा भी क्यों किया मैंने उसको, क्योंकि वो बड़ा है सेल, ठीक है ना, बड़ी वैल्यू है, तो वैसे उसको प्लस में रख दिया मैंने। ठीक, अब देखो यहाँ E1 कितना है, 10 है, और R1 इसका 2 है, माइनस में ये वाला R1 ले लिया मैंने, ये R2 ले लिया। ठीक है, E2 कितना है हमारे पास, 4 है, और R2 भी कितना है, 2 है, और यहाँ से देखो 1/2 प्लस 1/2 बन जाएगा, और नहीं तो ये आपको R इक्विवेलेंट नीचे वाली तो कहानी पता ही है क्या होता है, R/N, R इक्विवेलेंट R/N, R की वैल्यू 2 है और N भी कितने हैं, इसमें 2 ही रजिस्टर हैं, तो 1 आएगा। इसको भी सोल्व करके देख लेना, 1 ही आएगा। देखो 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, तो 5 माइनस 2 इज़ 3, और ये वाली वैल्यू 1 आएगी सोल्व करके, तो देख लो ये 3 वोल्ट आ रहा है। तो यहाँ पर जो मैं अब सेल लगाऊंगा वो लगाऊंगा ये 3 वोल्ट वाला, लेकिन कैसा लगाऊंगा बताओ, ऐसा लगाऊंगा या पहले माइनस लिखूंगा फिर ये लगाऊंगा, तो माइनस वाला लेंगे पहले। क्यों, क्योंकि ये सेल मैंने बड़ा मानना था ना, इसको कंसीडर किया था, तो नेट जो हमारे पास इनका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये वाला बनेगा, क्योंकि इसको बड़ा कंसीडर किया मैंने, तो इन दोनों में जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो ये बनेगा 3 वोल्ट का, तो ये 3 वोल्ट का बन गया यहाँ पर। ठीक है, और इनका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ से भी देखो, ये 2 आया, ये 1 2/2 1 ही आ रहा है। ठीक है ना, तो यहाँ से भी निकाल सकते हो इक्विवेलेंट इनका, और ऐसे भी निकाल सकते हो 1/2 प्लस 1/2 करके। ठीक है, तो ये 1 ही आएगा हमारा, तो ये तो आपको पता ही है सब कहानियाँ। अब तो आपके लिए इजी है, ये सीरीज़ का है, तो ये माइनस, ये वाले माइनस से है, तो यानी कि सेम में है, तो यानी कि ये 6 - 3 आएगा, 3 वोल्ट आ जाएगा, और जो रेजिस्टेंस है इसका R इक्विवेलेंट वो क्या आ जाएगा बताओ, यहाँ पर 1 + 1 2 ओम का आ जाएगा, और इसमें जो साइन बनेगा वो कैसा बनेगा, देखो ये वाला बड़ा है, ऐसा है, तो ये ऐसा आ जाएगा हमारे पास 3 वोल्ट का, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस 2 ओम का आ जाएगा। ये फाइनल आया है हमारे पास सेल। क्लियर है, कर लो इसको भी नोट, जल्दी से करो नोट इसको, फिर हम ये क्वेश्चन 4 करते हैं और फिर ये लेक्चर अपना यहाँ ख़त्म करते हैं। करो जल्दी से नोट, पॉज करके नोट कर लेना। चलो आगे चलते हैं हम, देखो साथ साथ पढ़ते रहो। ठीक है, कोशिश यही रहेगी मेरी कि डेली लेक्चर अपलोड करूँ आपके लिए। ठीक, तो आप ये वीडियोस जो है शेयर कर सकते हो अपने फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हो अपने फ्रेंड्स को। ठीक है ना, तो इससे क्या होगा, थोड़ा सा चैनल भी ग्रो करेगा। ठीक है, देखो जी 4th सॉल्यूशन है हमारा। देखो इसमें क्या कह रहा है,
ये इस तरीके से लगाया हुआ है। तो यहाँ मैं आपको पता क्या समझाना चाह रहा हूँ इस क्वेश्चन के अंदर, कि देखो 6 वोल्ट के लगे हुए हैं, सेम उसमें कनेक्टेड है, ठीक है। तो इसमें मैं क्या बोल सकता हूँ कि डायरेक्ट हम इस कॉम्बिनेशन को डायरेक्ट 6 वोल्ट ले सकता हूँ मैं, क्योंकि पैरेलल में मुझे पता है सेम होता है। तो ये 6 वोल्ट का ले लिया, और 2 ओम किस में है हमारा, ये पैरेलल में है, तो ये कितना बन जाएगा बताओ, R/N से। R कितना है इसमें, 2 ओम का है, और N क्या है, नंबर ऑफ रजिस्टर्स भी 2 ही है, तो ये 1 आ गया, ठीक है। और आगे क्या कनेक्टेड है, देखो ये है इस तरीके से, ये है 3 वोल्ट और ये है 1 ओम, तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, 9 वोल्ट आ जाएगा, ऐड हो जाएगा सिंपल सीरीज़ में। और ये इंटरनल रेजिस्टेंस इसका कितना आ जाएगा, 2 ओम का आ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आ गई। अब इसको डायरेक्ट अगर आप ना करना चाहो और इसको फॉर्मूले से सोल्व करना चाहो तब भी यही आएगा। देखो कैसे, ई इक्विवेलेंट अगर इसका देखें हम, E1 अपॉन में R1 प्लस में E2/R2 अपॉन में 1 अपॉन में R1 प्लस 1 अपॉन में R2। करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी समझ लो। देखो इसको मैंने E1 लिया और इसको E2 लिया, ये R1 ये R2। E1 कितना है 6 और ये 2, प्लस ये भी 6 और ये 2, नीचे ये 1/2 प्लस 1/2, ये तो पता ही आपको 1 आएगा। यहाँ से देखो 2 3 3 + 3 6, और नीचे सॉल्व करोगे तो 1, तो 6 ही आ रहा है ना हमारे पास। तो ये डायरेक्ट ही लिख सकते हो, आपको चक्कर नहीं है कि इतना बड़ा फॉर्मूला लगाओ, क्योंकि ये मैंने आपको समझाई है बात। पैरेलल में अगर सेम है हमारे पास सेल्स, तो वही पोटेंशियल हो जाता है हमारा, कौन सा, नेट पोटेंशियल या नेट EMF। क्लियर है? तो चलो ये लेक्चर यहीं पर ही हम अपना कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट जो टॉपिक्स होंगे व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह वाले वो करेंगे, ठीक है। और यहाँ तक आप अच्छे से नोट्स बना लो अपने, सब कुछ कंप्लीट रखो यहाँ तक जितना मैंने करवाया है। साथ में मैं इसके NCERT क्वेश्चंस भी करवाऊंगा आगे। अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं करवाया है, NCERT का 2 क्वेश्चन हुए हैं बस लास्ट वीडियो में जो हुए हैं, ठीक है। लेकिन NCERT के सारे क्वेश्चन करेंगे विद एग्जाम्पल, ठीक है। तो आप पढ़ते रहो अच्छे से। क्लियर? ओके, थैंक यू।